हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवेंचंद क्लासेज में। मैं देवेंचंद पांडे आज आपको फिजिक्स क्लास 12 के परावैद्युत एवं संधारित्र चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जिसमें शुरुआत से एक एक कड़ी से जोड़ते चलेंगे और पूरा चैप्टर 3 वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। परावैद्युत एवं संधारित्र, डाइइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर। इसके अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग है चालक। चालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से या सुगमता से हो जाता है। चालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी व सुगमता से हो जाता है, जैसे सोना हो गया, रक्त हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि। ठीक है, हरा बांस हो गया। इन सब में क्या होता है? विद्युत धारा बहुत ही आसानी से गुजरती है। दूसरा पॉइंट है कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, अर्थात जिनसे होकर विद्युत धारा नहीं गुजरती है, इंसुलेटर कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे सूखा बांस हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालकों से अधिक तथा चालकों से कम होती है। जिनकी चालकता कुचालकों से अधिक तथा चालकों से कम होती है। कुचालकों से अधिक तथा चालकों से कम होती है, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन आदि। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि। अब हम लोग बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। सबसे पहले समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है क्या? कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के भीतर कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के भीतर नाभिक होता है। सपोज ये आपका कोई एटम हो गया, ठीक है, ये आपका कोई एटम हो गया। इस एटम के भीतर क्या होता है? एक न्यूक्लियर होता है, नाभिक होता है। ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे। इलेक्ट्रॉन बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसके पास और सारी कक्षाएं होती हैं, ये हो गई। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे। नाभिक के पास वाली जो कक्षाएं होती हैं, उनके पास में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर नाभिक का नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तथा नाभिक से दूर वाली कक्षाओं पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण बहुत कम होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लगातार इस परमाणु में अनियमित गति बनाए रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। इन बाहर वाली, दूर वाली कक्षाओं को अगर हम थोड़ी सी ऊर्जा दे देंगे तो वे क्या होंगे? परमाणु से बाहर निकल जाएंगे। जिन्हें थोड़ी सी ऊर्जा दे देने पर वो परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या अनियमित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के चालक, कुचालक और अचालक होने का मुख्य कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये आवेश वाहक का कार्य करता है। थोड़ी सी ऊर्जा दोगे तो ये परमाणु के भीतर हो जाएगा, और थोड़ी सी ऊर्जा दोगे तो क्या होगा? ये परमाणु से बाहर निकल आएगा। ठीक है ना?
जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के पास वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात को फिर से पूरी समझेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है क्या? किसी भी परमाणु के भीतर कोई पदार्थ होता है, पदार्थ में परमाणु पाया जाता है, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में स्थित रहते हैं, उन्हें संयुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, जिन्हें थोड़ी सी ऊर्जा दे देने पर वह परमाणु से बाहर निकल जाते हैं और क्या करते हैं? आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये किसी भी परमाणु में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यदि किसी परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो उसे चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे पदार्थ को चालक कहेंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी तो उसे अचालक कहेंगे। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक या चालकों से अधिक पाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। चालक, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाएगी चालक कहलाएंगे। चालक का एग्जांपल देखते हैं, जैसे Na+, Fe+3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ये क्या होगा? परमाणु में बाहर घूमता रहेगा। और Fe+3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। Al+3, Li+, लिथियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Ag+, Cu+, Cu+2, Cu+3, ये सब क्या है? आपके चालक है। आप बात करते हैं अचालक की। अचालक जिनमें क्या होंगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाएगी, यानी सभी अधातु में चतुर्थ वर्ग को छोड़ देंगे। उसके बाद सल्फर हो गया, S-2, O-2, Cl-, Br-, I-, NO3-, ये सभी क्या हैं? आपकी अधातु में, अचालक है। क्या है? अचालक है। अब बात करते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर क्या होंगे? चतुर्थ वर्ग के जो तत्व होंगे वे क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। अर्धचालक 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला अर्धचालक होता है निज अर्धचालक, दूसरा अर्धचालक होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें अर्धचालकता का गुण स्वयं होता है, निज अर्धचालक कहलाते हैं। चतुर्थ वर्ग के जितने तत्व हैं वे निज अर्धचालक हैं। और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? जब निज अर्धचालक पदार्थ में कोई आप बाहर से अशुद्धि मिला देंगे, तीसरे वर्ग की या 5वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है। जब आप अशुद्धि या अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं तो वो आपका चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। पहले तो वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है जब चतुर्थ वर्ग का तत्व होता है, जैसे हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। ये सभी क्या हैं? आपके निज अर्धचालक। क्या है? निज अर्धचालक।
यद्यपि आप इसमें तीसरे वर्ग की या पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, तीसरे वर्ग या पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, चालक की भांति अशुद्धि मिला देने पर ये सभी क्या करेंगे, चालक की भांति व्यवहार करने लगेंगे। ऐसे ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब अशुद्धि या अपद्रव्य पदार्थ मिला देंगे तो ये कैसा व्यवहार करने लगेंगे, चालक की भांति। इसलिए इनको कहेंगे कि ये अर्धचालक पदार्थ है। क्या है, अर्धचालक पदार्थ। इनमें क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की अपेक्षा कम पाई जाएगी और अचालकों की अपेक्षा अधिक पाई जाएगी। बात समझ में है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ होते क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मेटल, परावैद्युत पदार्थ, डाइइलेक्ट्रिक मेटल। डाइइलेक्ट्रिक मेटल क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ सामान्यतः अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत पदार्थ सामान्यतः अचालक पदार्थ होते हैं। जब इनको क्या करते हैं, हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। क्या करते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने के पश्चात चले देखते हैं, समझते हैं। ये एक आपका पदार्थ है, ठीक है, कुचालक पदार्थ है। इस पदार्थ पे हमने क्या किया, इसको एक बाहर वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में हमने रख दिया। अब क्या होगा, इसके एक प्लेट पर एक जो है इस परिमाण के बराबर इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, परंतु इस डायरेक्शन की विपरीत डायरेक्शन में उत्पन्न होगा इसके भीतर। इसलिए जो अंदर का वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। भीतर का वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि इसी के परिमाण के बराबर होगा। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दूसरी ओर है और इस ओर क्या होगी, भीतर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस ओर होगी। ठीक है ना, क्या होगी, ये राइट हैंड पे आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन राइट हैंड पे होगी और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की ओर होगी। जब यहां से दोनों को सेम होंगे, दोनों के परिणाम क्या है, सेम है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, नेट जो वैद्युत क्षेत्र होगा, नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में है। तो बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कुचालक होते हैं। इन्हें किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर इनके बाह्य वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर इनके भीतर विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके भीतर नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नोट कर लेंगे, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कुचालक होते हैं, जो सामान्यतः कुचालक होते हैं। ग्राफ बना लेंगे, जो सामान्यतः क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इन्हें किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर, इन्हें किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देने पर इनके बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर, इनके बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर क्या होता है, इनके बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर इनके भीतर एक विपरीत दिशा में परिमाण के बराबर विपरीत दिशा में
इनके भीतर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अतः नेट विद्युत क्षेत्र का परिमाण शून्य हो जाता है। बात समझ में है? नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं संधारित्र, कैपेसिटर के, ठीक है ना। संधारित्र, कैपेसिटर। संधारित्र है क्या? कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसके आकार में बिना बदले, बिना परिवर्तन किए आप उसमें आवश्यक जो भी आवेश की मात्रा हो आप उसमें फैला सके, वो मेटल क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। यानी संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके विभव, विभव का मतलब, विभव क्या होता है? उस वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके समायोजन है, जिसके विभव, विभव कहने का मतलब है कि आकार को बिना बदले, आकार को बिना बदले हुए को बिना आकार को बिना बदले हुए, यानी आकार अपरिवर्तित किए हुए, बदले हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सके, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सके, कराई जा सके, संधारित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? संधारित्र। ये समायोजन क्या कहलाता है दोस्तों? संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके विभव आकार में बिना परिवर्तन किए हुए आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कराई जा सके, ठीक है ना। दूसरी डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। संधारित्र क्या होता है? दो समांतर प्लेटों का समायोजन होता है। संधारित्र क्या होता है? दो समांतर प्लेटों का समायोजन होता है। संधारित्र दो समांतर प्लेटों का समायोजन होता है जिसमें एक धनावेशित प्लेट रहेगी और एक ऋणावेशित प्लेट रहेगी, लेकिन दोनों पर क्या रहेगा? आवेश का परिमाण जो है सेम रहेगा। क्या रहेगा? आवेश का परिमाण सेम रहेगा। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देंगे, स्मॉल डी डिस्टेंस पर रख दिया, और एक प्लेट पर हम क्या लगा देंगे? गोल्ड लीफ लगा देंगे, सोने की पत्ती लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सोने की पत्ती, और ये स्टैंड है। और दूसरी प्लेट को क्या करेंगे? हम पृथ्वी से जोड़ देंगे। ये अर्थ है, ठीक है। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र जब दो समांतर
जब दो समांतर, देखेंगे एक दूसरे के ये पैरेलल है, ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब इंटरसेक्ट दो लाइनें नहीं करती है तो उन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको माना है कि ये प्लेट है, एक प्लेट P है, एक प्लेट Q है, ठीक है। जब दो परिमाण में समान, जब दो परिमाण में समान धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेटों को जब दो परिमाण में समान धनावेशित तथा ऋणावेशित समांतर प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। जब दो धनावेशित तथा ऋणावेशित, परिमाण में समान रहना चाहिए, ध्यान रहे। जब दो परिमाण में समान धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखकर धनावेशित प्लेट पर गोल्ड लीफ तथा ऋणावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। जब दो परिमाण में समान धनावेशित तथा ऋणावेशित समांतर प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी स्मॉल डी पर रखकर धनावेशित प्लेट पर गोल्ड लीफ लगा दी जाए और ऋणावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो प्लेटों के इस समायोजन को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। नोट करेंगे, लिखेंगे। जब दो समांतर परिमाण में समान धनावेशित तथा ऋणावेशित प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखकर धनावेशित प्लेट पर गोल्ड लीफ, सोने की पत्ती, गोल्ड लीफ लगा दी जाए तथा ऋणावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो प्लेटों के इस प्रकार के समायोजन को संधारित्र कहते हैं। अब जानते हैं संधारित्र का प्रतीक, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? इसके सिंबल के लिए क्या करना है दोस्तों? दो बराबर प्लेटें ले लेनी है और एक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देनी है। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सिंबल हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। या ऐसे हो सकता है, प्लस प्लस इस पे लगा देंगे, इस पे माइनस माइनस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तभी ये कैपेसिटर ही है, संधारित्र ही है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं लोग। परिवर्ती संधारित्र, कभी कभी पूछ लेता है कि परिवर्ती संधारित्र क्या है। ये आपका परिवर्ती संधारित्र के लिए सिंबल करना है तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिवर्ती संधारित्र। यानी इसमें क्या होगा? कैपेसिटेंस चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, यानी प्लेट की जो धारिता है वो बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर की धारिता देखेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। धारिता का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास एक लीटर का जल है, उसमें पानी 1 लीटर आ रहा है तो उसकी धारिता कितनी है? 1 लीटर है। यानी जो सहन शक्ति है वही उसकी क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। किसी भी पदार्थ की जितनी शक्ति होती है उसकी सहन शक्ति, वो उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। संधारित्र का काम क्या होता है? संधारित्र का काम होता है आवेश को ग्रहण करना। क्या होता है? आवेश को ग्रहण करना। मेन उद्देश्य उसका क्या है? उसके पोटेंट में उसके
चेंज नहीं होना चाहिए, यानी पोटेंशियल में कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। और जब पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा और वो आवेश को जितना ज्यादा ग्रहण कर पाए वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस कहलाएगी। तो संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। संधारित्र के आवेश ग्रहण करने, नोट करें, संधारित्र के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। दोस्तों आगे समझेंगे बात। दूसरी परिभाषा इसकी हम कह सकते हैं, अथवा किसी संधारित्र में आवेश वृद्धि तथा संधारित्र के विभव वृद्धि के अनुपात को, किसी संधारित्र में आवेश वृद्धि, किसी संधारित्र में आवेश वृद्धि तथा विभव वृद्धि के अनुपात को, किसी संधारित्र में आवेश वृद्धि तथा विभव वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। बात समझ में? नोट करें, किसी संधारित्र में आवेश वृद्धि तथा विभव वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यहाँ पर Q आवेश है और V क्या है? पोटेंशियल है, मीन्स दैट आपका विभव है। ठीक है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। राशि कैसी है? ये जो इसकी क्वांटिटी है वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी। और जो इसका यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होगा? मात्रक इसका कूलम्ब प्रति वोल्ट आर फैरेड। एक फैरेड इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब की। ठीक है ना। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 फैरेड इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। एक फैरेड इज इक्वल टू कितना होगा? 96,500 कूलम्ब के। अब हम लोग बात करते हैं संधारित्र की धारिता। हो गई ना। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब प्रति वोल्ट, और इसकी जो यूनिट होगी, एक और यूनिट, वो फैरेड है। और जो इसका एक फैरेड इज इक्वल टू होता है वो 96,500 कूलम्ब आवेश की होता है। ठीक है ना। अब इसकी डायमेंशन हम लोग निकालेंगे, बीमा इसकी निकालेंगे। चलिए इसकी डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हमको क्या? C इज इक्वल टू होगा Q अपॉन V, V इज इक्वल टू होगा W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q घूम कर ऊपर जाएगा, यानी हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W। Q स्क्वायर Q है, Q की डायमेंशन क्या होती है? A और T, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। W है वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर T माइनस 2 हो जाएगा। यानी जो इसकी धारिता हो, सॉरी, इसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी? m की पावर माइनस का 1, ये ऊपर जाएगा। l की पावर प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा माइनस का 2। t की पावर माइनस 2 है और यहाँ पर ऊपर जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी t की पावर 2 है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? t की पावर प्लस का 4 और a की पावर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होगी m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर 4, a स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होगी, बीमा होगी। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं विलगत गोलीय चालक की धारिता।
कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, विलगत गोली चालक है ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड इस कंडक्टर होता क्या है? आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है? जब कोई आपका ऐसा चालक हो जिस पर ना तो कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लग रहा हो और ना ही कोई बाह्य वैद्युत बल लग रहा हो, ऐसे चालक को क्या कहते हैं? विलगत चालक कहते हैं, आइसोलेटेड कहते हैं। विलगत का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है ना। तो फिर से एक बात समझने के बाद, अब गोली चालक हमने कहा है, विलगत गोली चालक की धारिता आपको निकालना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होगा? सपोज आपके पास स्मॉल ए त्रिज्या का कोई आपका विलगत गोलीय चालक आता है। मैंने बताया विलगत गोली चालक होता क्या है? विलगत गोली चालक दोस्तों वह होता है जिस पर ना तो कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लग रहा हो और ना ही कोई बाह्य वैद्युत बल लग रहा हो। तो ऐसे चालक को विलगत गोलीय चालक कहते हैं। नोट कर लेंगे, नोट करें, लिखिए। ऐसा गोलीय चालक जिस पर ना तो कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र लग रहा हो और ना ही कोई बाह्य वैद्युत बल लग रहा हो, कामा विलगत गोलीय चालक कहलाता है, विलगत गोलीय चालक कहलाता है। चलिए डेरिवेशन करते हैं इसका। मान लेते हैं लेट बी, माना स्मॉल ए त्रिज्या का एक विलगत गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब आवेश आपके पास क्या है? एक समान है, यानी स्मॉल क्यू है। इसके लिए हमने देखा है कि धारिता के फार्मूले में क्यू है और बी है। तो जब हमें दोस्तों क्यू तो है पता, लेकिन बी मेरे को क्लियर नहीं है। जब बी हमें क्लियर नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे? बी निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत या विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। तो यहाँ पर R क्या है? जो रेडियस होगी, दूरी होगी। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? A है, यानी क्या हो जाएगा? Q अपॉन A हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से by the definition of capacitance we found that C is equal to क्या होता है? Q upon B।
C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो Q के स्थान पर हम Q ही लिख देंगे, B के स्थान पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन A लिख देंगे। Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, यानी C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यानी जो विलगत गोली चालक की धारिता होती है, जरा देख ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलिए C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, जहां पर A क्या है विलगत गोली चालक की त्रिज्या है और C क्या है धारिता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर? तो आपने समझा कि विलगत गोली चालक की धारिता क्या होगी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है। क्या 1 फैरेड धारिता का संधारित्र किसी वैद्युत परिपथ में लगाया जा सकता है, और देखेंगे हम लोग कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। फिर उसके बाद विलगत गोली संधारित्र की धारिता क्या होगी। इन सब हेडिंगों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर कोशिश करूंगा कि आपको श्योर मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, खुश रहें। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।